हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समीकरणों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। तो ये समीकरण क्या होते हैं, आइए सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। आप जो कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे चल के चलेंगे। तो बेसिक में क्या जानना है, सबसे पहले आप एक चीज़ इसमें जानिए कि सबसे पहले बताया जाता है चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, है ना। ये जानना ज़रूरी है। कहा जाता है ये एक चर है, चर यानी वेरिएबल, और अचर ये क्या होते हैं। अचर का मतलब कांस्टेंट। तो चर जैसे जो हम अंग्रेजी के लेटर्स यूज़ करते थे, आपको याद होगा कक्षा 7 में x, y, z, a, b, c, है ना। इस तरह से p, q, r, एनीथिंग, कुछ अंग्रेजी के अक्षर को यूज़ करते थे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं या अचर। अचर में हमारे नंबर आते हैं। ये जितनी संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं अचर होती हैं। इसके अंदर कुछ और भी हैं, जैसे पाई हो गया, या और कुछ और कांस्टेंट हैं जिनका मान फिक्स होता है। तो वैसे समझे चर क्या होते हैं। हमने कक्षा 7 में भी देखा था कि चर के मान हमेशा बदलते रहते हैं, जबकि अचर के मान हमेशा फिक्स रहते हैं, है ना। और इसमें एक आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक क्या होता है, आप देखिए, इन्हीं चरों का प्रयोग करके, इन चर और अचर का प्रयोग करके अगर हम किन्हीं शर्तों को गणितीय भाषा में लिखते हैं, किसी शर्त को गणितीय भाषा में लिखते हैं, तो वो कहा जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए एक हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक राम लड़का है, कोई एक शनि है ना। तो किसी ने कहा राम शनि का 2 गुना है। किसी ने कहा, मतलब आयु के बारे में, कि राम जो है वो शनि के आयु का 2 गुना है। तो इसको आप गणितीय भाषा में लिखिए, है ना। तो मान लेते हैं कि जो ये क्या नाम है, शनि है, ये मान लेते हैं s ईयर का है, चूँकि शनि, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए x ईयर का है ना। शनि जो है ये x ईयर का है। तो राम कितने वर्ष का हुआ, है ना। तो आप भी, हमने कहा कि जो राम है वो शनि के दुगुना है ना, यानी बड़ा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ये अगर ये x साल का है तो ये 2x साल का होगा, है ना। तो ये है जो बना, ये वाला, ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। 2x बताता है कि यहाँ जो x है, ये x शनि की आयु है, और 2 का गुणा कर दिया गया तो ये राम का। अब मान लेते हैं कि ये 10 साल का है, तो ये कितना है, जैसे x की वैल्यू यहाँ 10 हो गई, और यहाँ राम का आयु हो जाएगा 2x, तो 2 गुणे 10 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 20। तो देखिए वैसे पता चला जो राम है वो शनि की आयु का 2 गुना है। ये 10 है तो ये 10 दूनी 20 है। इस तरह से अगर ये मान लेते हैं 5 साल का है, तो ये 2 गुणे 5 यानी ये 10 का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की जो पद लिखे होते हैं, जैसे लिखा है कहीं 2x, कहीं 5x, है ना, 4x + 2, इस तरह से, या 7x - 5, 2x - 9, एनीथिंग, इस तरह से करके जो लिखे होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो अब समझते हैं कि बीजीय व्यंजक और एक आता है समीकरण। हम लोग इक्वेशन भी पढ़े हैं उसमें। तो ये समीकरण और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर होता है, देखिए, अगर कहीं ऐसे लिखा है 2x - 9, और एक ऐसे लिखा है 2x - 9 = 0, तब देखना ये वाला जो है वो बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, जबकि ये वाला आपका क्या है, समीकरण है। ध्यान देना, इसमें भी पद होते हैं, जैसे ये एक पद, द्विपद, तो ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। यहाँ भी कितने पद हैं, 1, 2 पद इसमें भी हैं, है ना। तो ध्यान देना, इसमें पक्ष नहीं होते हैं, इसमें 2 पक्ष होते हैं। जैसे बराबर के इस वाले को हम क्या कहते हैं, आपके बाएं हाथ की तरफ को बायां पक्ष,
बराबर के इस तरफ को दायां पक्ष, है ना, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। है ना, इसमें कुछ नहीं होता है। अब ध्यान देना, एक चीज दोनों में होता है, जो भी हमने बताया चर और अचर, ये लगभग दोनों में होता है। देखिए चर यहाँ x है, यहाँ भी चर x है, अचर यहाँ 9 है, यहाँ भी अचर क्या है 9 है। अब मेन चीज क्या है बीजीय व्यंजक और समीकरण में, समीकरण में ये लगा होता है इक्वल का निशान, है ना, बराबर का चिन्ह लगा होता है, और ये क्या करता है दोनों को बराबर दिखाने का काम करता है कि इतने का अगर x के यहाँ कोई ऐसा मान रख दे कि ये 0 आ जाएगा, बात समझ में, यानी एक पलड़े का जो कांटा होता है अपना तराजू, उसका कांटे का काम करता है, ये दोनों तरफ इसके बराबर रखे जाते हैं मान, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई लिखा गया है 2x = 10, तो ये दोनों तरफ बराबर है, मतलब इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो इधर 10 होने के लिए x का कोई एक निश्चित मान है, जिस मान के लिए ये वाला क्या है 10 है, तो निश्चित मान क्या होगा 5 होगा। देखिए 2 × 5 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 × 25 10 इधर भी और 10 इधर भी, तो ये दोनों तरफ क्या है बराबर होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है समीकरण। आई होप आप लोगों को इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ और, चर अचर तो आपको समझ में आ गया ना, चर क्या होता है वो XYZ होता है, अचर क्या होता है वो नंबर होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ इसमें, चलिए एक समीकरण वही बताते हैं आपको, ये वाला समीकरण लेते हैं। जैसे ये समीकरण लिखा है आपका 2x - 9 = 0, तो इसमें हम पूछेंगे चर कौन सा है, चर, तो चर आप बताएंगे ये x है इसमें। अचर कौन सा है, तो अचर ये 9 है आपका। क्या ये 2 भी है, नहीं, 2 जो है वो चर का गुणांक है, ये क्या है, ये है चर का गुणांक, है ना, चर का गुणांक, गुणांक को क्या कहते हैं कोफिशिएंट, COEFFICIENT, है ना, कोफिशिएंट इसको कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आइए इन जो समीकरण दिए गए हैं ये समीकरणों को कैसे हल करते हैं, है ना, सीधी सीधी बात, इनको कैसे हल करते हैं। तो आप कुछ विधि तो पढ़ के आए होंगे, लेकिन एक विधि सबसे आसान होती है, हम उसी मेथड से इनको हल करेंगे कुछ समीकरणों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा आपके लिए। ये कुछ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आइए एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जो हेडिंग दिया गया है एक चर वाले, पहले इतना करिए, एक चर वाले, फिर कहा है रैखिक समीकरण। तो क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं? देखिए एक चर का मतलब उन समीकरणों में केवल एक ही तरह का चर आया हो, मतलब जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है वो केवल एक ही कोई अक्षर आया हो। जैसे इसमें y आया है, इसमें केवल x आया, इसमें केवल y आया है, इसमें केवल x, तो ये एक चर वाले समीकरण तो हैं। लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण भी हैं? तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए जिन समीकरणों में चरों की घात क्या होती है 1 होती है, उनको हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अब चर की घात 1 होने का मतलब या 1 होने का मतलब क्या है? देखिए जैसे हमने लिखा x, एक हमने लिया x², एक हमने लिया y³, तो यहाँ आप बताइए इस x का पावर कितना है? भाई इस पर कोई घात नहीं है, तो जब कुछ भी घात नहीं होता है ना तो उसको क्या कहा जाता है? इसकी घात क्या है? 1 है। इसमें क्या होता है? इसका जो एक पावर होता है और एक कोफिशिएंट वो एक छुपा होता है ना। यहाँ इसका जो घात है वो कितना है? 2 है, और गुणांक 1 ही है। यहाँ इसकी घात कितनी है? 3 है, गुणांक 1 है। चलिए एक चीज़ बताइए, घात और गुणांक में लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक चीज़ बताइएगा, हम एक लिख रहे हैं 5y², इसमें आपको बताना है घातांक और गुणांक। देखिए घातांक पूछा जाएगा तो घातांक इसका चर का है ना, चर का घातांक,
और यहाँ चर का गुणांक, तो चर का घातांक कितना है 2 है, यहाँ चर का गुणांक कितना है 5, यानी इस चर में किसका गुणा हुआ है तो 5 का। बात समझ में आई। तो ये होते हैं क्या इसके घातांक और गुणांक, तो आप तो समझ गए होंगे। तो जिन समीकरणों में चर की घात 1 होती है उन्हें रैखिक समीकरण, तो इस पर भी पावर 1 ही है क्योंकि 2 है नहीं, 3 है नहीं, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण, ये भी, यानी सभी रैखिक समीकरण है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए एक होता है पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम। तो ये पक्षांतर का नियम क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए हम ये जो बराबर का चिन्ह है ना, इस बराबर के चिन्ह के इस ओर अगर कोई संख्या इस वाले टर्म में जुड़ रही है, यानी चर वाले टर्म में जुड़ रही है, प्लस हो रही है, तो जब इस वाले संख्या को इस ओर भेजेंगे, इधर आएगा तो ये घटने लगेगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस चर में किसी चीज़ का गुणा हो रहा है तो इस ओर जाने के बाद वो डिवाइड बन जाएगा, मतलब इधर जा करके भाग होने लगेगा। सेम अगर इधर कोई माइनस हो रहा है तो इधर जा करके प्लस हो जाएगा, इधर कोई डिवाइड हो रहा है, किसी चीज़ का भाग हो रहा है तो इधर जा करके गुणा हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम इसको इस तरफ भेजें, मतलब इधर से हमको इस तरफ लाना हो उसको, तो क्या होगा, सेम स्थिति रहेगी। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर डिवीज़न है तो इधर मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यही होता है पक्षांतर का नियम, है ना। इसको आप समझेंगे कैसे, यहाँ से देखिए, जैसे हमको निकालना क्या होता है समीकरण में, जो अपना चर होता है उसी का मान निकालना होता है, इसका मान कितना आ रहा है, वो उसी को कहते हैं समीकरण को हल करना। तो देखिए हमें यहाँ x का मान निकालने के लिए इस x वाले टर्म में ये 3 जो है घट रहा है ना। तो 3 घट रहा है तो हमें x निकालना, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर 2x और ये रहा 7, तो ये 3 को इस ओर क्या करना है, हमको भेजना है। तो 3 इस ओर आकर के क्या होने लगेगा, घटे, इधर घट रहा है तो जा करके जुड़ जाएगा, तो 7 + 3 हो गया, है ना। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 3 जोड़ लेंगे 10। अब देखिए यहाँ x हमको निकालना है ना, तो यहाँ 2 क्या है, इसके गुणे में है, तो इधर 2 का गुणा हो रहा है बराबर के इधर, तो गुणा जिसका हो रहा है इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और 2 का यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर जा करके भाग हो जाएगा, तो 10/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ये आ गया आपका 5/1, या x बराबर आपका आ गया 5। तो यही रहा इस समीकरण का हल। बस समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं, इस वाले का क्या होगा, इसको नोट किए ही हैं आप, इसको समझते रहिएगा। अगर इसको मिटा दिया ना तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो दिखाई देगा, उसको नोट कर लेना, फिर उसी के सहारे करना इसको। देखिए यहाँ हमसे y का वैल्यू पूछा गया है, y का कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ 9 जो है वो इसमें जुड़ रहा है y वाले टर्म में, है ना, चर वाले पद में। तो हमको क्या करना है, 9 को उधर भेज दीजिए, तो 2y इधर बचेगा, 9 को तो हम इधर भेज दिए, 9 का साइन यहाँ प्लस, इधर जा करके -4 यहाँ पहले से था, तो ये -9 हो गया। 2y बराबर कितना हो गया, 4 - 9, तो कितना हो गया -5। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 2 का इधर गुणा हो रहा, उधर जा करके बट्टे में, तो यहाँ -5 पहले से था, अभी बट्टे में आ गया 2। तो y की वैल्यू अब की आ गई कितनी, -5/2। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए x/3 5/2 बराबर -3/2। तो यहाँ भी हमको x का वैल्यू निकालना है। तब क्या करना है, देखिए हमको x वाले टर्म में इतना टर्म क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको उधर भेज दीजिए, उधर जा करके वो घटने लगेगा। तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा, ये -3/2 पहले से है इधर, तो इसको तो इधर लेकर के जाना नहीं है। आइए एक और आ गया -5/2 इधर, है ना। अब क्या करना है, देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, x/3 इधर है ही है, ये 2 2 है तो दोनों कैल्शियम आ गया 2, 2 × 1 = 2, 1 × 3 और ये आ गया -5। तो x/3 बराबर कितना हो गया, -3 - 5 -8/2। x/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, तो ये गया -4, यानी x इसके बराबर क्या आ गया, -4। अब ये जो बटे में 3 है, तो बताए थे इधर किसी का भाग होगा तो इधर जा करके गुणा, यानी बटे में है तो इधर जा करके गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया -4 ×
3 यानी x बराबर कितना आ गया आपका माइनस में 12। तो ये रहा यहाँ x का वैल्यू। तो यानी इस समीकरण का मान जो होगा, इस समीकरण का जो हल आ रहा है वो कितना है, -12 आ रहा है। अभी बताते हैं इसका आंसर आने का मतलब। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं, इसको भी बाद में सॉल्व करते हैं। पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ x का मान आने का। तो देखिए यहाँ x बराबर 5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ x के जगह पे हम 5 रख दें तो दोनों तरफ इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो रख करके चेक कर लीजिए। कभी कभी कहता है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं एक का सत्यता की जांच, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो ये लिखा है जैसे 2x - 3 बराबर 7। तो सत्यता की जांच करने के लिए जो वैल्यू आता है ना वही रख लीजिए। तो 2 ये यहाँ जो x है वो इसके गुणे में है, तो गुणे क्या कर लिए, x की वैल्यू रख लीजिए 5 - 3 बराबर 7। तो पहले क्या करना, देखिए एक चीज़ यहाँ बोर्डमस का नियम आप याद रखिएगा। पहले यहाँ गुणा करें, 2 गुणे 5 करें या 5 - 3 करें। तो बोर्डमस आपको बताता है, देखिए ये दोनों छोड़ दीजिए क्योंकि ब्रैकेट तो लगा नहीं है, ऑफ लगा नहीं है। तब यहाँ क्या करना, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ डिवाइड तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर तो मल्टीप्लाई। 2 बचे 10 - 3 बराबर 7। और 10 - 3 हो गया तो 7 बराबर 7। यानी दोनों तरफ इसका मान क्या है, सेम है। बात समझ आई। इसलिए ये x बराबर जो 5 आया है यही इसका सही आंसर है। अगर मान लीजिए कोई कहे यहाँ इसके लिए x बराबर 6, तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि x बराबर यहाँ 6 रखेंगे तो दोनों तरफ मान बराबर नहीं आएगा, है ना। 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 - 3 बराबर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बराबर 7। तो ये दोनों बराबर नहीं है। बात समझ में। तो इस x बराबर 5 ही इसका हल है। तो इसी तरह से आप सबकी सत्यता की जाँच कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इस वाले को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है इसकी वैल्यू। चलिए देखिए, पक्षांतर का नियम अगर आप समझ गए होंगे तो एक तरफ हमको क्या चाहिए, ये चर। तो ध्यान दीजिए, इसको इधर भेज लीजिए 1.5 बटे में इधर आकर के गुणन हो जाएगा। हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं किसी तरह। तो इसको ले आइए इधर, 1.6 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1.5 और बराबर बच जाएगा y। अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर लीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 0 3 5 × 1 5 3 8 1 6 6 1 1 1 गया 0 8 6 14 4 असले 1 1 1 2 तो गया 24 आ गया, कितना 240 है ना। तो 2 अंक से पहले दशमलव यानी आ जाएगा आपका 2.4। तो y की वैल्यू जो आ गई आपकी क्या आ गई, 2.4। तो ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, कुछ नॉर्मल जो सिंपल थे, इनको इस तरह से हल करना है। अब एक चीज़ आता है, कुछ लोगों का जो ये लैंग्वेज वाले समीकरण होते हैं जिनमें शर्तें दी गई होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया गया है ऐसे, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। या एक दूसरा प्रश्न, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, जैसे साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इनको आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।